आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। मैं अरुण कुमार भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं। आपकी सफलता की शुभकामना। प्रश्न हमेशा की भांति शानदार होगा, विश्लेषण भी शानदार होगा, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। और एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से प्रश्न आपके लिए गए हैं जो कि बिल्कुल परीक्षोपयोगी हैं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और प्रश्न में स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना की ऑफलाइन बैच जो है यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है 20/1/2025 से। टीआरई 1, 2, 3 में शानदार सफलता अर्जित करने के पश्चात जो है ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा यह बैच प्रारंभ कर दिया गया है। अंतिम महत्वपूर्ण बैच है यह। इसके बाद इसके टीआरई 4.0 के लिए बैच यह नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूरे समाज की हित की बात करता है? इसमें से कौन पूरे समाज की हित की बात करता है? कूट के से आपको बताना है। मौलिक अधिकार करता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यह आपका स्टेटमेंट हो गया। कूट यहां पर है, केवल एक करेगा, केवल दो करेगा, एक और दो दोनों करेगा, इनमें से कोई नहीं करेगा। इसको कूट के सहारे आपको बताना है कि समाज की हित की बात करता है। फंडामेंटल राइट की राज्य का नीति निर्देशक तत्व बात करेगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व बात करेगा कि एक और दोनों बात करें कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ रहा है इसमें, और करेक्ट उत्तर इसमें केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। इसमें इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर केवल 2 हो जाएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयरलैंड याद रखिएगा, स्रोत का प्रश्न है, यह सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह पूछा जाएगा इसके पश्चात कि आयरलैंड ने अपने संविधान में किस वर्ष इसे स्थान दिया। तो आयरलैंड के द्वारा आप भी वर्ष कमेंट करके बताएं कि जो है आयरलैंड ने इसे 1937 में अपने संविधान में स्थान दिया। 1937 में आयरलैंड ने अपने संविधान में स्थान दिया। यह भी ध्यान रखना है कि आयरलैंड ने कहां से लिया था। तो आयरलैंड ने इसे स्पेन से ग्रहण किया था। आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किया था? तो स्पेन से ग्रहण किया था राज्य का नीति निर्देशक तत्व। रही बात स्पष्ट हम कर दें कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार अलग अलग चैप्टर नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं ने कुछ वायदे कर रखे थे, मौलिक अधिकारों के वायदे कर रखे थे। भारत आजाद हुआ, कई तरह की समस्याएं थी। तो मूल अधिकारों को ही वर्गीकृत करने के लिए जो है सप्रू समिति का गठन किया गया। और इसी सप्रू समिति ने मूल अधिकार को 2 भागों में बांटा। मूल अधिकार को सप्रू समिति कितने भागों में बांटेगा? 2 भागों में बांटेगा, प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय 2 भागों में बांटा जाएगा सप्रू समिति के द्वारा। और प्रवर्तनीय को भाग 3 में रख दिया गया और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बना दिया गया। और अप्रवर्तनीय को भाग 4 में रखा गया और इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। इसी को बीएन राव न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटेंगे। अगर हम बात करें कि इसी को बीएन राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे और बीएन राव ने न्यायिक और न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव के द्वारा इसे संवैधानिक सलाहकार थे। एक प्रश्न यह भी बनेगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बीएन राव थे। पूरा नाम इनका बेनेगल नरसिंह राव है। और बेनेगल नरसिंह राव ने इसे न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा। किसे बांटा? न्यायोचित और गैर न्यायोचित में इसे बांटा। बात एक ही है, कहने का अपना अपना शब्द जो है, नजरिया अलग अलग है, अंदाज अलग अलग है। तो बीएन राव इसे बांटेंगे न्यायोचित और गैर न्यायोचित में इसे बांटेंगे। फिर वही बात है कि इसको भाग 3 में रख दिया गया और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बना दिया गया और इसे भाग 4 में रखा गया। अब यदि हम उद्देश्य की बात कर लें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उद्देश्य में तीनों पॉइंट को यह याद रखिएगा। उद्देश्य अधिकतर यह पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसके द्वारा की जाती है, वेलफेयर स्टेट की, यानी समाज में जो वंचित हैं उनको मुख्य धारा में लागू लाने की बात होगी। इसमें गरीबी उन्मूलन की बात होगी,
इसमें सबका साथ सबका विकास की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, आधारिक संरचना की बात होगी, इसमें विकसित करने की, ताकि लोगों का जो है जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। तो इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, एक लाइन में हम लिख दे रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका उद्देश्य है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है। लोकतंत्र की स्थापना भी इसका उद्देश्य है, लोकतंत्र की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है। तो तीनों यदि विकल्प में रहेगा कि उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, और सी में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो एक से अधिक वाला आपका उत्तर हो जाएगा। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए यह राज्य के लिए क्या है? निर्देश है। निर्देश है, पूरे समाज की यह बात कर गया, पर्यावरण की बात इसमें कही जाएगी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात होगी, समान नागरिक संहिता की बात इसमें कहेगी, अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करने की बात कही जाएगी। इसमें भारत जैसे देश जो कि कृषि प्रधान देश, अधिकांश आबादी आज भी कृषि पर निर्भर करती है, तो कृषि और पशुपालन में वृद्धि की बात कही जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग लेते हैं। इसमें इस प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा कि जो है पूरे समाज की हित की बात करेगा कौन? यह करेगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। यह व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति के लिए है। यह राज्य के महत्व को भी कम कर देता है। फंडामेंटल राइट क्या करता है? राज्य के महत्व को कम कर देता है। यदि किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो राज्य के बारे में उसकी अच्छी धारणा नहीं बनेगी। अब चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न आपका यह है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा, प्रश्न अति महत्वपूर्ण आपका जो है, बार बार जो प्रश्न पूछा जाता है वह दिखेगा। कूट के सहारे भी एक प्रश्न आप देखें, कई चीजों को उसमें विश्लेषण भी देखें, कई शानदार चीजों का, यानी प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है, और इसका जो है पथ प्रशस्त करने का काम किया जाए। किसके द्वारा? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा मार्ग प्रशस्त करने का काम किया जाता है। प्रस्तावना के मार्ग प्रशस्त करने का काम किया जाता है। तो संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार, पहले यह मौलिक अधिकार था, सूची से हटा दिया गया, और यह हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका वर्ष याद रखिएगा, 1978 का है, 1978 का है। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, और इसे लघु संविधान कहता है। क्या कहता है? लघु संविधान कहता है। लघु संविधान कहता है। कुछ अन्य विकल्प पर भी हम बात कर लेते हैं। आपका जो है, हाँ, इससे प्रश्न कुछ बनेगा कि इसके द्वारा संपत्ति का तो अधिकार हटाएंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। विधेयक को पुनर्विचार के लिए, कि अभी प्रश्न आपका हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मंत्री परिषद के पश्चात जो है, उसके बाद वह जो है विधेयक पर मंजूरी देने के लिए बाध्य है, तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद के बाद भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसी के द्वारा यह भी किया गया, कैबिनेट शब्द आया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कौन सा शब्द आया? कैबिनेट शब्द का मूल रूप से संविधान में उल्लेख नहीं था। कैबिनेट शब्द का मूल रूप से संविधान में उल्लेख नहीं, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट शब्द आया। छोटा समूह होता है मंत्री परिषद, बड़ा समूह होता है कैबिनेट शब्द आया, और यह आया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। संविधान में एक बार इसका उल्लेख हुआ है। यदि पूछा कैबिनेट शब्द का संविधान में कितना बार उल्लेख हुआ है? मात्र एक बार उल्लेख हुआ है। पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख हुआ है, तो अनुच्छेद 52 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख हुआ है। अनुच्छेद 52 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है, और उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है, वह जो है कैबिनेट के लिखित सिफारिश के आधार पर ही लगाया जाएगा। यानी एक बार अनुच्छेद की बात होगी तो नहीं, सॉरी 52 लिखा गया यहाँ पर। अनुच्छेद आपका हो जाएगा 352। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 352 हो जाएगा। और यह राष्ट्रीय आपातकाल की बात कहेगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है।
अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेगा। इसी अनुच्छेद में जो है कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लागू करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात यह करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और यह तब लगाया जाएगा जब कंडीशन क्या होगा, तो युद्ध, बाह्य और सशस्त्र आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। इसको किस आधार पर लगाया जाएगा, इसको युद्ध, यह भी प्रश्न बनेगा कि किस आधार पर यह लगेगा। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर भी यह लग सकता है? नहीं लगेगा। पहले लगता था कि नहीं, आंतरिक अशांति के आधार पर पहले इसको लगाया जाता था। भारत में इमरजेंसी लागू किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा और इस आंतरिक अशांति का दुरुपयोग किया गया, आंतरिक अशांति का दुरुपयोग किया गया, तो यह लगेगा युद्ध के आधार पर। इसे ध्यान रखेंगे। बाह्य आक्रमण के आधार पर इसको लगाया जाएगा, यानी बाहरी आक्रमण के आधार पर इसको लगाया जाएगा, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाएगा और इसको लगाया जाएगा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनेंगे। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसको लगाया जाएगा। किस आधार पर नहीं लगाया जाएगा? तब वर्तमान में आंतरिक अशांति के आधार पर इसको नहीं लगाया जा सकता है। पहले आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाता था और 84 ये आपका जो है 44वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा ही आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया। संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर इसको रिप्लेस कर दिया गया। संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया। पहले इस आधार पर भी लगता था राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, अशांति को समाप्त कर दिया गया। इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया सकता है। यह कितना बार लगाया गया है? जो है राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगाया गया। अभी तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई है वह 3 बार की गई है, 3 बार की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, आपके सामने है कि किस पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के 300, इसमें भी कई प्रश्न बनेंगे। किस अनुच्छेद में? 300 क के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार। प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा तो इस प्रश्न में भी कई उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न में ही कई उत्तर मिल जाएंगे कि एक तो 44वां संविधान संशोधन यह हो जाएगा, द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और संविधान के 300 क के अंतर्गत उसे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहाँ पर पार्टी पूछा जा रहा है कि किस पार्टी की सरकार द्वारा। देखिए प्रश्न में जो है कब, क्यों, कैसे, किसके द्वारा, सभी कुछ इसमें शामिल है। सभी कुछ शामिल है तो कंसेप्ट ऐसे ही बिल्डअप आपका होता है। तो यह किया जाएगा जनता पार्टी सरकार के द्वारा। जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो है कांग्रेस सत्ता से हटी। पहले जो है कांग्रेस का सरकार केंद्र में भी हुआ करता था, राज्य में भी। आपके लिए एक बढ़िया प्रश्न यह बनेगा कि किस राज्य में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? किस राज्य में, अगर यह प्रश्न बने कि किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया, राज्य और वर्ष आपको बताना है। उत्तर में जाकर राज्य और वर्ष दोनों का इसमें उल्लेख करना है कि जो है किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आईएनसी की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो आपका सही उत्तर आ रहा है जो है बबीता तिवारी का। बहुत बढ़िया। 1957 केरल में। बहुत लोग केरल ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, यानी इसमें वर्ष भी याद रखिएगा। वर्ष 1957 हो जाएगा। वर्ष 1957 में केरल में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार का स्थापना किया गया। राज्य आपका केरल हो जाएगा। वर्ष पूछ दिया जाएगा तो वर्ष आपका हो जाएगा 1957। फिर यहां पर आप पार्टी देख लीजिए, यह कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 44वां। सारा विकल्प ही याद कर लीजिए। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। पहले यह फंडामेंटल राइट था, वीवीआईपी दर्जा इसको मिला हुआ था। वर्तमान में यह कानूनी अधिकार रह गया है। कौन सा अधिकार रह गया है? कानूनी या विधिक अधिकार वर्तमान में यह रह गया है। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार यह रह गया है। कानूनी अधिकार, इसको विधिक अधिकार भी कह सकते हैं, या विधिक अधिकार यह रह गया है।
लीगल राइट यह रह गया है तीनों शब्द से, चूंकि केवल रटना नहीं है, चाहे वह कानूनी अधिकार है, बार बार हम कहते हैं कानूनी अधिकार रह गया वर्तमान में, या विधिक अधिकार रह गया, और इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया, तो अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत, 300 क के अंतर्गत इसे रख दिया गया। तो पहले वन नेशन वन इलेक्शन होता ही था, लोगों का मोह भंग हुआ, आजादी मिली भारत को, जो है राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त तो हो गई, परंतु सामाजिक आर्थिक खाई जो है बनी रही। और अभी भी सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, यानी समावेशी विकास की बात कही जाती है, समावेशी विकास, समावेशी विकास की बात कही जाती है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही जाती है। यह पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी रहा है फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ, विकास कैसा हो, तीव्र गति से हो, फास्टर हो, ताकि भारत एक विकसित और संपन्न राष्ट्र बन सके, यह फास्टर हो। और विकास भी कैसा हो, समावेशी, इसमें केवल लोगों का ही विकास शामिल नहीं है, बल्कि राज्य जो विकास के दौड़ में पीछे छूट गए हैं वो भी मुख्य धारा में आए, मुख्य धारा में आए। जो क्षेत्रक विकास के दौड़ में पीछे छूट गए हैं वह क्षेत्रक भी विकास के, जैसे कृषि की ही यदि बात करें तो केवल गेहूं चावल का ही उत्पादन नहीं, लोगों को, ठीक है कि लोगों को खाद्यान्न की आवश्यकता थी, खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर नहीं था, और हरित क्रांति आपका 60 से 70 के दशक में हरित क्रांति हुआ, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। आज देखते हैं कि फोकस किस पर किया जा रहा है, औषधीय फसलों पर किया जा रहा है, दलहन पर, तिलहन पर, कुक्कुट पालन पर, मत्स्य पालन पर, पशुपालन पर, ताकि भारत में किस तरह की एग्रीकल्चर में क्रांति हो। तो ये सब कंसेप्ट बनाकर, चूंकि भारत की अधिकांश आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, और यह इंद्रधनुषी क्रांति की बात हो रही है। कृषि में कैसी क्रांति की बात हो रही है, इंद्रधनुषी क्रांति की बात हो रही है, यानी समग्र रूप से कृषि में विकास हो, दलहन, तिलहन, तिलहन पर फोकस किया जा रहा है। और यह जो है मृदा के स्वास्थ्य को रक्षा करते हुए, यानी मृदा भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, रातों रात इसका निर्माण नहीं होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा के निर्माण में। और इसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, कुछ मृदा से भी याद रखिएगा, मृदा के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अध्ययन को, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन को आपसे पूछ लिया सकता है, रातों रात इसका निर्माण नहीं होता है, बल्कि लाखों वर्ष चट्टानों के टूटने फूटने, उसके रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रिया उसमें भाग लेती है। तो मृदा का अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और आज भी भारत में 49% लोग किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, कृषि प्रधान देश है भारत। 49% लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। यद्यपि आजादी के बाद जीडीपी में इसका योगदान कमा है, आजादी के बाद कृषि का जीडीपी में योगदान क्या हुआ है, धीरे धीरे कम हुआ है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि आजादी के बाद कृषि का जो है, आजादी के बाद कृषि का जीडीपी में योगदान धीरे धीरे कम, पूछा गया प्रश्न है, आजादी के बाद कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कम हुआ है, धीरे धीरे कम हुआ है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में, यह हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, संक्षेप में इसको लिख दिए, ये जीडीपी से आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे कम हुआ है, धीरे धीरे कम हुआ है। कम हुआ है तो कोई गलत बात नहीं है। जैसे ही कोई देश विकसित होता है, जैसे जैसे कोई देश विकसित होगा, जीडीपी में एग्रीकल्चर या प्राथमिक सेक्टर का योगदान क्या होता है, धीरे धीरे कमते जाता है। तो धीरे धीरे कम हुआ है, यानी पूछा सकता है कि आजादी के समय कितना था, तो यह 58% था, लगभग जो है 58% था। वर्तमान में लगभग 14% के आसपास जो है, 14% के आसपास है कृषि का योगदान। 49% भारत कृषि प्रधान देश है, और जो है आजीविका के लिए 49% लोग किस पर निर्भर है, कृषि पर। और हरित क्रांति के जनक आपके जो कहे जाते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता दिए, पूछा जाता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के नागरिक थे। पूछा गया प्रश्न है बिहार सचिवालय सहायक में कि नॉर्मन ई बोरलॉग जो कृषि के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, किस देश के नागरिक थे, किस देश के नागरिक थे। तो चलिए, इंद्रधनुषी क्रांति की बात हो रही है, एग्रीकल्चर में सब पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। भारत जो है खेती में, कृषि में आत्मनिर्भर हो गया है। निम्नलिखित में से किस देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव की व्यवस्था है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस देश में है, नीदरलैंड में है कि यूनाइटेड किंगडम में है कि इजराइल में है
केवल एक है कि दो और तीन दोनों है, कि इस प्रश्न का उत्तर एक और तीन दोनों है, एक और तीन दोनों है? कमेंट बॉक्स में जाकर आपको बताना है। स्वामीनाथन, भारत में पूछा जाएगा, भारत में जो है पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वह हो जाएंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक जो है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और खेती में आपका रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन भाई? तो एग्रीकल्चर में रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का, आधुनिक यंत्रों का इसमें इस्तेमाल हुआ। तो बहुत लोग रूस आंसर करके दे रहे हैं, रूस आंसर करके दे रहे हैं। इस प्रश्न पर हम आते हैं। बिल्कुल इसमें आपका उत्तर 20 सही हो जाएगा। दो और तीन कैसे सही हो जाएगा भाई मेरे? यह समानुपातिक नीदरलैंड में है और इजराइल में है, यानी एक और तीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब प्रश्न का आपका कूट, जिस तरह से प्रश्न विकल्प भी हम जो है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक वाला आपका आएगा विकल्प। अब जो है परीक्षा जैसे ही निकट आता है, अभी तो इंफॉर्मेशन से आप लैस हो जाएंगे, तब उसका इस्तेमाल करना है कि प्रबंधन कैसे करना है, कैसे प्रश्न को हाँ टैकल करना है, टैकल करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा एक और तीन, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर भारत में ही बात करें हम, इंग्लैंड में अध्यक्षीय शासन, कहां पर? यूएसए में। यूएसए में अभी अमेरिकी चुनाव हुआ है, यहां पर किस तरह की शासन व्यवस्था? अध्यक्षीय अगर पूछेगा, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। और इसमें प्रेसिडेंट वास्तविक प्रमुख होते हैं। इसमें राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति तुलनात्मक देख लेते हैं, कंसेप्ट आपका बन जाएगा। राष्ट्रपति देश के जो है संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कहां पर? यूएसए में। राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होते हैं, रियल प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। और संसदीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख होंगे। भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में। और यहां पर राष्ट्रपति क्या होंगे? तो संवैधानिक प्रमुख होंगे। यहां पर प्रेसिडेंट आपके जो होंगे वह संवैधानिक प्रमुख होंगे। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद के हाथों में होगी। तो प्रेसिडेंट यहां पर संवैधानिक प्रमुख है, यही अंतर है अध्यक्षीय और संवैधानिक में जो है, अध्यक्षीय और संसदीय में जो है। तो यहां पर संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, सारे काम उनके नाम से किए जाएंगे। युद्ध शांति किसी देश के साथ संधि होता है तो वह भी राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और इसमें वास्तविक प्रमुख होता है। और विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी यहां पर नहीं होते हैं। ये राष्ट्रपति जो हैं विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पर विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी नहीं है। तो कंसेप्चुअल प्रश्न भी आपका पढ़ते चलिए, एनसीईआरटी का लाइन हूबहू यही है। अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली का अंतर जब आप पढ़ेंगे तो वास्तविक प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी इसमें नहीं होते हैं, उत्तरदायी इसमें नहीं होते हैं, उत्तरदायी नहीं होते हैं। जबकि यहां पर जो है मंत्रिमंडल किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? तो संसदीय शासन में मंत्रिमंडल, ध्यान रखिएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन और अमेरिका में, ब्रिटेन और भारत में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत ने कहां से लिया? यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ब्रिटेन से लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और संसदीय शासन व्यवस्था में जो है, संसदीय शासन व्यवस्था में जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद जो कि मंत्रियों का समूह है, इसमें सभी मंत्री शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी और उप मंत्री। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किस रूप में? प्रश्न यह बना है कि किस रूप में? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान में रखिएगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा निम्न सदन है। तो यहीं पर कंसेप्ट पढ़िएगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके किसके प्रति? तो यहां पर केंद्र में आपका लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा यह निम्न सदन है। या राज्य की बात होगी तो विधानसभा, यह भी निम्न सदन है, विधानसभा हो जाएगा। मंत्री परिषद पूछा कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो लोकसभा या विधानसभा आपका विकल्प रहेगा। क्या रहेगा? लोकसभा या विधानसभा। तो कंसेप्ट पढ़ते चलिए। तो वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं कौन? वहां पर होते हैं वास्तविक शक्तियां भी यूएसए में। हाँ, यही यदि पूछ दे
कि मंत्री व्यक्तिगत, देखिए यहां पर 4-5 प्रश्न आपका बनेगा। एक तो यह व्यवस्था कहां से लिया गया है, और यह लिया गया है, यह व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है। अभी लिख लिए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह व्यवस्था कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से। यह व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया? तो इंग्लैंड या यूके से लिया गया है। तो एक प्रश्न तो यह बनेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कहां से यह लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में यही पूछ रहे हैं कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति हो जाएगा, या राज्य की बात होगी तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो राष्ट्रपति या राज्यपाल। सामूहिक रूप से पूछेगा तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति या विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। अगला शासन है कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। चलिए इस प्रश्न को कराए हैं। रिकैप कराने का उद्देश्य यही रहता है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 2 अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है। हम पूछ लेंगे, आप ही से पूछेंगे, इसमें आप ही से अनुच्छेद हम पूछ लेंगे। तो अनुसूचित जनजाति यानी इनको शेड्यूल ट्राइब हम कहते हैं। ये पहाड़ों में, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, ये पर्वतीय इलाकों में रहते हैं। तो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए, और ये कहां पर पूछा जा रहा है? तो लोकसभा में। लोकसभा में पूछा जा रहा है, जो कि निम्न सदन है, प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है। इसमें एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित है? क्या यह 59 है? क्या यह 47 है? 84 है? 74 है? 74 है। 74 है। तो आप सभी का उत्तर इसमें बिल्कुल, बहुत का उत्तर इसमें जो है, हाँ, आंसर तो इसमें 50-50 है। यानी ये आप लोग उत्तर नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक भी है। क्यों उत्तर आप 50-50 बटा हुआ बता रहे हैं? ये दोनों आप नहीं, इसमें उत्तर आपका आ रहा है 47। तो इसको भी ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यह किस लिए हो रहा है, इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यह पूछा जा रहा है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, और इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही यदि पूछा जाता कि अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो देखिए दोनों में फर्क आएगा। अनुसूचित जनजाति है ये, और ये अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति है ये, अनुसूचित जाति शब्द है यह। जाति यानी इसको कहेंगे शेड्यूल कास्ट कहेंगे। और इनके लिए 84 सीटें हैं। इनके लिए कितनी सीटें हैं? 84 हैं। तो 47, ये प्रश्न पिछले बार भी टीआरई 3.0 में आया हुआ भी प्रश्न है। 3.0 में यह आया हुआ प्रश्न है। अगर दोनों को पूछ देगा कि एससी एसटी के लिए, ऐसे भी बन जाएगा कि एससी एसटी के लिए कितनी सीटें हैं लोकसभा में, एससी एसटी के लिए सीटें कितनी हैं, तो यह हो जाएगा 84 एससी के लिए और एसटी के लिए 47। यानी 1 कितना हो जाएगा? 7-4 11, 7-4 इसको जोड़ दिएगा तो 7-4 11 और 8-4 12 1 13। करेक्ट है ना? चूंकि मेरा मैथ खतरनाक है, कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 131 सीटें हैं। अगर सम्मिलित रूप से पूछ लिया जाएगा कि कितनी सीटें हैं, तो 131 सीटें हैं। एससी एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? अब आइए इसी प्रश्न का हम विस्तार देते हैं, इसी प्रश्न का विस्तार देते हैं। एसटी यह जो है सर्वाधिक संख्या पूछेगा तो एमपी में है। एसटी की सर्वाधिक संख्या अगर पूछेगा कि सर्वाधिक संख्या इनकी कहां पर है, तो एमपी में है। एमपी में इनकी सर्वाधिक संख्या है। किसकी? एसटी की। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या कहां पर? एमपी में। और प्रतिशत में पूछा जाएगा तो मिजोरम में। एससी की सर्वाधिक संख्या यह यूपी में है। सर्वाधिक संख्या एससी की कहां है? तो सर्वाधिक संख्या यूपी में है। और प्रतिशत में इसका पंजाब में है। प्रतिशत में कहां पर है? पंजाब में। अब आइए 2 अनुच्छेद आप बताइए, 2 अनुच्छेद बताइए। यानी लोकसभा में किस अनुच्छेद में एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है? लोकसभा किस अनुच्छेद में प्रश्न 2 यहां पर पूछकर हम आगे पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में लोकसभा में
एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है, एससी एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है, बताइए। आरक्षण प्रदान किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण यह आर्टिकल है। आरक्षण दिया गया है किस अनुच्छेद में लोकसभा में? हाँ बिल्कुल, आप लोग रट लिए हैं इसको। हम तीनों अनुच्छेद, चारों अनुच्छेद करा दिए थे, 30 में, 31 में एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो यह बिल्कुल, यह उत्तर याद रखिएगा, अनुच्छेद 330 में। यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 330 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यही अगर पूछ ले कि विधानसभा में किस अनुच्छेद में, विधानसभा में पूछ लिया है कि किस अनुच्छेद में एससी एसटी को, विधानसभा में किस अनुच्छेद में एससी एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद में जो है एससी एसटी दोनों को, एससी एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है, तो यह अनुच्छेद बताएं। विधानसभा में किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद में एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल एक गैप करना है, 332 यह हो जाएगा। तो बताइए, अनुच्छेद भी याद करने में दिक्कत हो रहा है, दोनों अनुच्छेद को साथ में पढ़ना पड़ेगा। 330 और 332 किसके लिए? एससी एसटी के लिए। कहां पर? निम्न सदन में। 330 में लोकसभा में और 332 में कहां पर? विधानसभा में। ऐसे तैयारी करनी है। अब आइए 330, 331, 332 ये देख चुके आप। 331 में एंग्लो इंडियन था, कहां पर? एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नामित करते थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा था, इस बार भी पूछा गया बीपीएससी में 17वीं में। एंग्लो इंडियन की को मनोनीत राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, कहां पर? लोकसभा में। राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, मतलब उनको चुनाव नहीं जीतना था, वह जो उनका नाम का रिकमेंडेशन होता था वे बन जाते थे, लोकसभा सदस्य बन जाते थे। 330 में आप देखें एससी एसटी को, एससी एसटी को लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण इसमें देखें आरक्षण दिया गया है। फिर आइए, ये एक गैप होगा ये आपका 332 में विधानसभा में, 332 आपका जो है एससी एसटी को विधानसभा, आप देखें एससी एसटी को विधानसभा यानी राज्य में जो है विधानसभा में आरक्षण है, विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। और फिर आइए अनुच्छेद 333 की बात करें, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 की बात कर लें, 333 की बात कर लें, तो यह भी एक गैप के बाद है। और एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत करते थे। प्रतिनिधित्व नहीं रहने पर एक एंग्लो इंडियन सदस्य को, एंग्लो इंडियन की बात इसमें भी कही जाएगी, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं रहने पर यहां पर कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को कितने? 1, वहां पर 2 है, यहां पर 1। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को कौन मनोनीत करते थे? राज्यपाल मनोनीत करेंगे। कहां पर? विधानसभा में। ये कहां पर मनोनीत करते थे? विधानसभा में। और इसे समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप देख ले 330 यह जो है एससी एसटी से, 332 किससे? एसटी एसटी से, और 331 और 333 एंग्लो इंडियन से। एक लोकसभा में तब बिल्कुल कंसेप्ट बन रहा है। एक बार दिल देकर वहां, चाहे अपना थम्सअप देकर वहां से हमें बताए कि इस तरह से अनुच्छेद पढ़ लेना है आपको, अनुच्छेद का दबाव भी नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कई प्रश्न यहां से बनेगा, 4 तो अनुच्छेद वाला आपका दिख रहा है, अनुच्छेद वाला ही 4 प्रश्न दिख रहा है। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। एक दिन लोकतंत्र हम लेकर आ रहे हैं। लोकतंत्र बिल्कुल आपका कोई भी, चाहे वह संघवाद हो, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बोर्ड अगर दिखे, रंग बिरंगी बोर्ड दिखे, तो कहना क्या नहीं। और आप ही लोग के प्रेरणा और ये से, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को तेजी में। आइए, बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 का भी बैच लॉन्च कर दिया गया ऑफिशियल सेकेंडरी के साथ। इसका फीचर होगा कि सब्जेक्ट वाइज 5000 से प्रश्न कराए जाएंगे डिस्कशन के साथ, और एनसीईआरटी इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। सीधे सीधे प्रश्न वहां से दिए जाते हैं। इस प्रश्न में भी शामिल है आपका इजराइल और उस समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला जो है, देख लीजिएगा एनसीईआरटी का हूबहू लाइन है। बनेगा यह प्रश्न, बनेगा, बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो चलिए, इसमें एनसीईआरटी का भी 6 से 12 तक का माइंड मैप है, माइंड मैप है। परिसीमन आयोग, इस पर जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न लेते हैं। परिसीमन आयोग को नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग लिखिए, हम लिख देते हैं कि परिसीमन आयोग एक तो क्या करता है, क्षेत्रों का सीमांकन करता है, क्षेत्रों का सीमांकन करता है। और परिसीमन आयोग जो होता है यह चुनाव आयोग के साथ यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है, साथ मिलकर यह काम करता है। इसका काम क्या होगा? क्षेत्रों का सीमांकन करना। परिसीमन आयोग का काम क्या होगा? क्षेत्रों का सीमांकन करना। तो इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और इसके अध्यक्ष हाँ अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और परिसीमन आयोग का काम यह है, यह क्षेत्रों का सीमांकन करता है। यह क्या करेगा? क्षेत्रों का सीमांकन, एरिया का, क्षेत्रों का सीमांकन करना इसका काम है। सीमांकन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा, क्षेत्रों का सीमांकन करने का काम किया जाता है। तो चलिए, इस तरह से प्रश्न बनेगा आपके कंसेप्ट पर, चैप्टर वाइज कराया गया प्रश्न जाएगा कहां, बिल्कुल आप एकदम जो है। और लोकतंत्र भी आपका आएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आएगा एक नजर में, महत्वपूर्ण कथन आएगा, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आएगा, महत्वपूर्ण समितियां एकदम जो क्रमबद्ध रूप में बने हुए हैं, वो बहुत मजे के साथ मतलब जो है। हाँ, अगला प्रश्न कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कौन आयोग तय करेगा? चूंकि अभी आप देखें कि एससी एसटी को आरक्षण भी दिया गया है, एससी एसटी को क्या दिया गया है? आरक्षण भी दिया गया है। तो यह कौन सीट आरक्षित होगा, यह कौन आयोग तय करेगा? आयोग तय करेगा तो यह करेगा परिसीमन आयोग ही करेगा, परिसीमन आयोग करेगा। भी आप इसमें करेक्ट उत्तर कर लें, परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। रही बात चुनाव आयोग का, तो यह संवैधानिक निकाय है, संविधान के द्वारा ही इसका जो है स्थापना हुआ है। संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, भय और भ्रष्ट जो है भय मुक्त चुनाव कराना इसका क्या है? चुनाव आयोग के ही जिम्मे है। और इसका अनुच्छेद 324 से 326 में, अनुच्छेद 324 से 329 में, 26 नहीं, थोड़ा सा कभी कभी बुलाया था, 26 इसलिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, उसको हम पूछ लेते हैं कि 26 आप ही बताइए 326 किस लिए महत्वपूर्ण है? 326 यह पूछा जाएगा। दो प्रश्न यहां पर भी हम जिक्र कर दें जो है, दो प्रश्न यहां पर भी कर देंगे जो है कि अनुच्छेद 324 से 329 में इसका उल्लेख है किसका? चुनाव आयोग का। संवैधानिक निकाय है और 1993 से इसे क्या बना दिया गया? 93 से इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। 1993 से चुनाव आयोग को, ईसीआई को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तो पूछा सकता है 89 में कुछ समय के लिए किया गया था, परंतु रेगुलर आपका हो गया। हाँ, 3 सदस्यीय आपको जो है 1989 भी दिख जाए कि 3 सदस्यीय बनाया गया था। तो 326 अनुच्छेद आपसे हम पूछे हैं कि 326 का संबंध किससे है? मतदाता से। ठीक है, रानी कुमारी का राइट आंसर अभी दिख रहा है, मतदान से। ठीक है, रोशनी का आप तो बहुत नाम जो है, चूंकि हाँ कमेंट आपका जो है 3 सदस्यीय बना दिया गया और 326 के तहत मताधिकार का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 326 के द्वारा जो है मताधिकार दिया गया है, लोगों को मताधिकार दिया गया है, मताधिकार दिया गया है। क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, समय समय पर यहां पर चुनाव होता है तो मताधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 326 को याद रखिएगा,
यह अनुच्छेद जो है 326 क्या कहेगा कि मताधिकार प्रदान करेगा। एक प्रश्न यह भी बनेगा, आप ही कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि मतदान का अधिकार किस तरह का अधिकार है। मतदान का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है। मतदान का जो अधिकार है, यह प्रश्न पूछा गया है कि मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। मतदान का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है। मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। हाँ, तो बहुत इसमें मिला जुला आ रहा है, उत्तर मिला, हम जानते थे। यह जो है विधिक अधिकार है, स्टैच्यूअरी, अंग्रेजी में क्या इसको कहेंगे, स्टैच्यूअरी राइट है। राज यह विधिक अधिकार है, किस तरह का अधिकार है, विधिक अधिकार है। जैसे अभी किस राज्य में भी चुनाव हुआ है, दिल्ली में चुनाव अभी संपन्न हुआ है। देखिए अब अच्छा पॉलिटी को क्या रटना है भाई। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, वहां पर स्पष्ट बहुमत आया है, खिचड़ी सरकार नहीं बनी है। अच्छा बताइए दिल्ली में बड़ा दल कौन है, उसको कितना सीट प्राप्त हुआ है इस बार के चुनाव में। एक तो 70 सदस्यीय विधानसभा, इसको ध्यान में रखना है कि कितनी सदस्यीय विधानसभा है, 70 सदस्यीय है। दिल्ली जो है 70 सदस्यीय विधानसभा है दिल्ली में, 70 सदस्यीय विधानसभा है दिल्ली में। परिणाम आ चुके हैं, परिणाम दिल्ली विधानसभा के आ चुके हैं। बीजेपी की सीटों की संख्या, बीजेपी को इसमें तो सबसे बड़ा दल या गठबंधन सरकार बनाता है जिसको बहुमत आता है। तो दिल्ली में 70 सदस्यीय संविधान इस बार जो है विधानसभा में बीजेपी को आई है सीटें, सर्वाधिक सीटें किसको आई है, बीजेपी को। करंट में भी आपका ये बनेगा, राज्य व्यवस्था में भी। तो 48 सीटें यहां पर, 48 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई है, यह पूछा जा सकता है। अब कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां पर दिल्ली में कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस दल, यह दल अपना क्या करेगा, नेता चुनेगा। ध्यान से सुनिए, पूछा था ऐसे ही जो है नेता का चुनाव करेगा, बैठक करेगा, नेता चुनेगा, और इसी को राष्ट्रपति क्या करेंगे, मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। क्योंकि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर है, और वहां पर जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रश्न को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि दिल्ली में मुख्य, अच्छा ऐसे देख लीजिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, शुरू से ही आइए आपसे पूछा जाए कि जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करेगा, शपथ भी दिलाएगा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। शपथ भी दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं, नियुक्ति करेंगे, शपथ दिलाएंगे, ये शपथ दिलाएंगे राज्यपाल ही दिलाएंगे। परंतु पूछा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अंतर को याद रखना है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। यह भी आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि कितने वर्षों के बाद सत्ता प्राप्त करेगी बीजेपी, जो है इसका वनवास कहा जा रहा है कि जो है। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं कि हम चर्चा करें, करंट पर चर्चा करें, किसी दल विशेष के हम लोग समर्थक नहीं होते हैं, उसके अच्छे कार्य और एक आधार पर जो है नहीं, हम लोग विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश में प्रेसिडेंट ही करेंगे, क्योंकि केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश है, वहां पर जो है। तो फिर से पीछे
तो चलिए 27 वर्ष, दिल्ली में 27 वर्ष। स्टैचुअरी राइट है यह मतदान का अधिकार, विधिक अधिकार है। मतदान का अधिकार किस तरह का अधिकार है? विधिक अधिकार। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70 सदस्यीय। इस बार के चुनाव में बीजेपी को जो है बहुमत मिला है और इसमें कितना 48 सीटें प्राप्त हुई है। यह दल अपना नेता चुनेगा 27 वर्षों के बाद, यानी यह वनवास समाप्त हुआ है। हाँ, 27 वर्षों के बाद यह वनवास जाकर क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न को लिया जाए। अगले प्रश्न को लिया जाए, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर, बहुत बार आप किए हैं, चलिए इस प्रश्न को हम बढ़ चलते हैं। 21 वर्ष से घटाकर कितना बार किया गया? 18 वर्ष किया गया। और यह हो जाएगा आपका संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61 के द्वारा। ये संविधान संशोधन पर कुछ देख लीजिए। संविधान संशोधन में देख लीजिए, संविधान संशोधन यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है, 368 में इसका उल्लेख किया गया। भाग की बात यदि होगी तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। कितना प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है? 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। 3 प्रकार से 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन किया जा सकता है साधारण रीति से, विशेष बहुमत से और आधे से अधिक राज्यों के हाथ। इस भाग को भी याद रखना है। अगर भाग की ही हम बात कर लें तो भाग 15 में देखिए क्या क्या पूछेगा। भाग ये आने वाला केवल भाग लिख रहे हैं, सब भाग नहीं रटना जरूरी है। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग, ईसीआई का उल्लेख है। भाग 18 आप देख लिए, भाग जो है 18 में क्या है? आपातकाल है। भाग 18 में आपातकाल इमरजेंसी है। इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति को मिला हुआ है 3 प्रकार का, इमरजेंसी का उल्लेख है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, जो कि हम वहां पर लिखे। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। संविधान में संशोधन का अधिकार किसको है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है। इस तरह से कितना इजी है। जिस देश में हम रहते हैं, शासन प्रणाली हमारी कैसी है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, क्या हमने संसदीय शासन को अपनाया है या अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया है। काफी रोचक बातें हैं। परीक्षा पास करने की तो बात दूर है, आम नागरिक के लिए भी जरूरी है कि जिस देश में रह रहे हैं शासन प्रणाली के विषय में जानना है। नहीं, आपातकाल है तो इसमें संविधान संशोधन भाग 21 भी पूछा गया है। भाग 21 में क्या है? और एकदम आने वाला इंपॉर्टेंट भाग यही है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो करा रहे हैं, इतना ही पूछा जाता है। शुरू से आपका 4A तक पूछा जाएगा और यहां से पूछा जाएगा। भाग 21 में आपका क्या है? हाँ, संसद के द्वारा संविधान में संशोधन होगा। बिल्कुल, लोकतंत्र का वही सबसे बड़ा मंदिर है। तो ऐसे पढ़ना है। जी सर, जी सर। आज तो आप लोग जो है, चलिए ठीक है, इसी तरह से। और क्रमबद्धता ये नहीं कि आपको देखने के लिए हम इस जो है स्वतंत्रता के समय में यूट्यूब की दुनिया में आप स्वतंत्र है, जहां से अधिक फायदा हो। खुद आप समझदार हैं, समझदार हैं। अपना प्रश्न, अपना समय आपको जाया नहीं करना है। और कंटिन्यूटी में क्लास करने का बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट यह मिलता है कि वन लाइनर में आप आगे पढ़ते हैं, जिस स्पीड से पढ़ते हैं उसी स्पीड से वह चीज क्या होता है? उड़ते जाता है। कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा, उदाहरण के साथ पढ़िएगा। यहाँ पर हम यही क्वेश्चन अगले दिन हम लेकर आएंगे तो सेम व्याख्या नहीं होगा, किसी अलग लाइन को पकड़ लेंगे, हम अलग लाइन को पकड़ लेंगे। तो क्या एक बार आपको कैसा डिस्कशन लग रहा है हमको वहां से पूछने का? ये मेरा भी अधिकार है, अधिकार है, केवल कर्तव्य ही नहीं। जो है आजकल क्या है कि लोग अपने अधिकार के प्रति ज्यादा सचेत हो गए हैं। मेरा ये राइट है, कहीं पर भी जाए मेरा ये अधिकार है, मेरा ये मौलिक अधिकार है। कर्तव्य के प्रति भी लोग सचेत हुए हैं 21वीं सदी में? नहीं।
ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। प्राचीन काल में लोग अपना कर्तव्य करते थे, ड्यूटी करते थे। आज क्या है कि हम सैलरी लेंगे, काम करना मेरा जो है कर्तव्य नहीं है। नहीं है, दादाजी से हमको चाहिए, मतलब मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, परंतु दादाजी को समय दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद। तो चलिए, विश्लेषण करना है आपको, तार्किक रूप से विश्लेषण करना है, तार्किक रूप से। भावनात्मक शोषण का शिकार नहीं होना है, भावनात्मक शोषण का शिकार नहीं होना है। तो दादाजी के लिए भी हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है कि उनको समय पर दवाई दें। नहीं, पहले क्या होता था, एक दूसरे के पूरक होते थे। अब आज दादाजी जो है शहरों में एक कोने में पड़े रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कामकाजी हैं। पहले क्या था कि धूल मिट्टी में बच्चा खेलता था, इम्यून सिस्टम भी उसका तंदुरुस्त होता था। दादाजी नैतिक जो है शिक्षाएं देते थे कहानी के माध्यम से, पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से। चलिए एक बार बता दिए पंचतंत्र का लेखक कौन है, इसी में हम पूछ लेते हैं। पंचतंत्र का लेखक आपको बताना है। इसमें संक्रमणकालीन उपबंध है, इसमें क्या है, संक्रमणकालीन उपबंध है। इसमें क्या है, संक्रमणकालीन उपबंध है। संक्रमण कालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है, संक्रमणकालीन उपबंध है इसमें, संक्रमणकालीन उपबंधों का इसमें विश्लेषण ये किया गया है। भाग 1 में राज्य, और चलिए इसी को थोड़ा सा भाग जाकर टोटल समाप्त कर देते हैं। यहां से देख लीजिए 15, 15, 18, 20, 21, इधर इसको दुरुस्त रखना है, इधर इसको दुरुस्त रखना है। आज भाग आपका हम समाप्त कर देते हैं, जो मतलब जो है इंपॉर्टेंट भाग है। इधर भाग आपको भाग याद रखना है, भाग 1 को तो रटना भी नहीं है। भाग 1 में क्या है भाई, तो भाग 1 में आपका आ जाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है इसमें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का इसमें उल्लेख किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है इसमें, उल्लेख है भाई। राज्य और कितने राज्य हैं, 28 हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 29वां राज्य तेलंगाना था। फिर जो है जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 इसमें। अब एक प्रश्न घुमाकर पूछ लिया कि अगर राज्यों का नए राज्य का गठन किया जाता है, नए राज्य का गठन किया जाता है, तो किस अनुसूची में परिवर्तन होता है, किस अनुसूची में परिवर्तन होता है, आप ही बताइए। पूछा गया प्रश्न है और रीजनिंग का प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न नहीं है, यह रीजनिंग का प्रश्न है कि नए राज्य का जब गठन किया जाएगा, इसका पावर किसको है, संसद को। तो किस अनुसूची में परिवर्तन करना है, अनुसूची हम पूछ रहे हैं, अनुसूची पूछ रहे हैं कि किस अनुसूची में। हाँ, नए राज्य के गठन करने का अधिकार किसको है, संसद को, पार्लियामेंट, आर्टिकल 3 में। विजय विश्वकर्मा का सही उत्तर आता है, हमेशा बने रहते हैं। हाँ, किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ रहा है। अनुसूची में जो परिवर्तन करना होगा, नए राज्य के, इसको नोट करके देख, लेकिन नए राज्य के गठन के बाद जो है, नए राज्य के गठन करने पर जो है, गठन पर अनुसूची 1 में, यानी इसको शेड्यूल हम लोग कहते हैं, अनुसूची 1 में परिवर्तन करना होता है। उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में परिवर्तन करना होगा, करना पड़ेगा। अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका उल्लेख है। अभी 29वां राज्य बन जाए तो उसमें 29 राज्यों का उल्लेख करना होगा, इनमें नहीं 28 + 1 हो जाएगा, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करना होगा। तो भाग 1 है यह, और यह अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 1 से 4 तक, यह जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख है। अब आइए भाग 2 की बात करें हम लोग। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है, सिटीजनशिप है।
और अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से 11 में इसका एकल नागरिकता का उल्लेख है। तो एक अनुच्छेद ये है, इस पर भी कानून कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगा नागरिकता के संबंध में। अब आइए मौलिक अधिकार, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ये भी पूछा जाएगा, भाग 3 पूछ लिया जाता है। और ये भाग 3 में है, भाग 3 में है अनुच्छेद जो है